हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने वाली गैस स्टीरिन का प्रभाव हुआ है, यानी कि रिसाव हुआ है, उसकी वजह से कई वहां पर जानें चली गई हैं और अभी भी कई लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हैं। इसके साथ ही कोरोना पर काबू पाने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा नई आक्रामक रणनीति बनाने पर विचार हो रहा है। उसके साथ ही ग्रीन जोन के स्कूलों में शुरू हो सकती है गतिविधियां। ये एचआरडी मंत्रालय द्वारा वक्तव्य आ रहा है। इन सभी न्यूज़ों को हम कवर करेंगे और इसमें इसी के साथ हम एडिटोरियल पेज, जिसमें 3 आर्टिकल होंगे, स्पोर्ट्स पेज, बिजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल, सभी पेजों को कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 4 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली है कि आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव, 11 की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के हुए एक गैस लीक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। हादसे में आसपास के गांवों के 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 2 दर्जन लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कृत्रिम रबर बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टीरिन के प्रभाव में आने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गैस लीक के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया है तथा राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केम द्वारा संचालित एलजी पॉलीमर्स के कारखाने में गैस रिसाव सुबह 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गैस तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। चीख पुकार मचने से जब तक लोगों की आंख खुली तब तक कई लोग गैस की चपेट में आ चुके थे। बहुत से लोग नींद में ही बेहोश हो गए। फैक्ट्री के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुछ गांव इससे प्रभावित हुए हैं। फैक्ट्री आर आर वेंकटपुरम गांव में स्थित है। गैस रिसाव के कारण जान गंवाने वालों में एक बच्चा भी है। वहीं 2 लोगों की मौत एक बोरेवल में गिरने से हो गई। ये लोग गैस से बचने की कोशिश में भाग रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना पर काबू पाने को नई आक्रामक रणनीति। टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन के माध्यम से कोरोना वायरस को काबू करने की रणनीति दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में विफल होती लग रही है। यहां कोरोना पीड़ितों के कई क्लस्टर बनते जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर प्रकोप फैलने के बाद यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि किसी को वायरस का संक्रमण कहां से और कैसे हुआ है, यानी यह सामुदायिक संक्रमण जैसी स्थिति है या नहीं। इसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा एक बार थमने के बाद तमिलनाडु और हरियाणा में फिर से नए सिरे से संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में पुरानी रणनीति से हालात काबू पाने में मुश्किल आ रही है। नई रणनीति में जांच कार्य का विस्तार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों से जांच की क्षमता बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों की जांच करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के ढूंढकर निकालने के लिए घर घर सर्वे और सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से पीड़ित सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रीन जोन के स्कूलों में शुरू हो सकती है गतिविधियां। कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों के लिए यह खबर थोड़ी राहत देने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन अधूरी रह गई है, तो बोर्ड परीक्षाएं और मूल्यांकन जैसे कामों पर कार्य शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। इन गतिविधियों के संचालन की इजाज़त अभी सिर्फ ग्रीन जोन में मिलेगी। स्थिति को देखते हुए इसे बाद में हॉटस्पॉट को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में भी शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक सेफ्टी गाइडलाइन तैयार करने का काम शुरू किया है। इसे लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही तैयार करने
करके सभी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने की योजना है। फिलहाल इस काम में एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन को लगाया गया है। और इसमें एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है कि जेई एडवांस 23 अगस्त को होगा। जेई मेंस और नीट के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब जेई एडवांस की तारीख भी घोषित कर दी है, जो 23 अगस्त को होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों जेई मेंस और नीट की तारीखों का पालन करते हुए जेई एडवांस को अगस्त में कराने के संकेत दिए हैं। छात्रों की ओर से ग्लोबल सोशल मीडिया पर लगातार तारीख को लेकर पूछे जा रहे सवालों को देखते हुए उन्होंने गुरुवार को इसका ऐलान किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, देश में संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को करीब 4,000 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 56,000 को पार कर गया है। अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग इससे ठीक हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक 1,783 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात में स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में 1200 से ज़्यादा नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 17,974 हो गई है। वहीं 388 नए मरीजों के साथ गुजरात में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,000 के ऊपर निकल गई है। दिल्ली में भी संक्रमितों की संख्या करीब 6,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,783 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 52,952 हो गया है। गुरुवार को तमिलनाडु से भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां 580 नए लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। यहां संक्रमितों का नया आंकड़ा 5,409 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के बाद तमिलनाडु चौथा राज्य है जहां संक्रमितों की संख्या 5,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नए मामले चेन्नई के कोयम्बेडु मार्केट से संबंधित हैं। यह एशिया के सबसे बड़े सब्जी बाजारों में से एक है। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 3,400 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या ने 3,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। आंध्र प्रदेश में 50 से ज़्यादा नए मरीजों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,800 के ऊपर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में अब तक 793 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पेज यानी इंटरनेशनल पेज। इसमें भी 4 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, रूस में बिगड़ रहे हालात, पॉजिटिव मिले 11,000। कोरोना महामारी के चलते रूस में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। देश में एक दिन में 11,000 से ज़्यादा नए मामलों को लेकर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,77,160 हो गई है। इस आंकड़ों के साथ ही रूस ने संक्रमित लोगों के मामले में जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस में 1,74,791 और जर्मनी में 1,69,015 लोग कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना की रोकथाम के प्रयास में रूस की राजधानी मॉस्को में सार्वजनिक परिवहन और स्थानों पर लोगों के लिए मंगलवार से मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठित रूसी टास्क फोर्स ने गुरुवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 11,231 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इनमें करीब 7,000 मामले रूस में महामारी का केंद्र राजधानी मॉस्को में सामने आए हैं। रूस में हालांकि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कोरोना से सबसे कम मौतें हो रही हैं। रूस में अब तक 48 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा है कि शहर में टेस्टिंग बढ़ने के कारण मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि 1.27 करोड़ की आबादी वाले मॉस्को में 3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस शहर में अब तक 93,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 12 मई से मॉस्को में लॉकडाउन से ढील देने की सर्गेई की योजना की तारीफ की है। मॉस्को समेत रूस के कई क्षेत्रों में पिछले 6 हफ्ते से लॉकडाउन है। यूरोपीय देश स्वीडन की जन व्यवस्था
एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। यहां करीब 25,000 लोग संक्रमित हैं। स्वीडन ने कोरोना से मुकाबले में लचीला रुख अपनाए रखा है। देश के ज्यादातर स्कूल, दुकानें और रेस्टोरेंट खुले हैं। हालांकि शारीरिक दूरी और स्वच्छता पर केंद्रित उपाय अपनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पूर्व खुफिया प्रमुख कादमी बने इराक के नए प्रधानमंत्री। पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादमी ने गुरुवार को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कादमी से पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए 2 लोग संसद का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे थे। राष्ट्रपति ने कादमी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इराक की 255 सदस्यीय संसद ने गुरुवार को कादमी के साथ ही उनके 15 मंत्रियों के नाम पर भी मुहर लगा दी है। नेक्स्ट न्यूज है, ऐतिहासिक मंदी की चपेट में यूरोपीय संघ। यूरोप के लिए एक अच्छी खबर यह है कि महामारी का सबसे खराब दौर खत्म होना शुरू हो गया है। इस सप्ताह इटली में मौत का आंकड़ा 2 माह में सबसे कम रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन प्रतिबंधों में ढील देने को तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने ऐलान किया है कि कुछ दिनों में स्कूल, डे केयर सेंटर और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लॉकडाउन में सीमित छूट का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन राहत बस इतनी सी है। यूरोपीय संघ ने अनुमान लगाया है कि इस साल यूरोप की अर्थव्यवस्था 7.4% तक सिकुड़ जाएगी। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद गठित होने से लेकर अब तक यूरोपीय संघ को इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। 27 देशों के समूह की अर्थव्यवस्था के लिए पहले 1.2% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। 2009 में जब वैश्विक आर्थिक संकट आया था, तब यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वायरस का कोई निदान खोज लिया जाता है तो आर्थिक गिरावट का असर विश्व अर्थव्यवस्था पर यदि वर्षों तक नहीं तो महीनों तक तो बना रहेगा। यूरोपीय संघ अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। यह चीन का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इसके अलावा यह अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों और दुनिया के अन्य विकासशील देशों का सबसे बड़ा निवेशक है। लंबे समय तक यूरोपीय मंदी, वायरस की दूसरी लहर या अर्थव्यवस्था में कमजोर सुधार कई यूरोपीय लोगों की मुश्किल बढ़ाएगा। इसके अलावा यह कंपनियां, बैंकों और दुनिया भर के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इजराइल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। इजराइल की संसद ने गुरुवार को 2 मूल कानूनों में संशोधन को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। इससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दिसंबर 2018 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से कार्यशील एकता सरकार गठित करने का रास्ता साफ हो गया है। संसद ने नेतन्याहू की लिकुड और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बेनी गेट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच साझेदारी के समझौते को 37 के मुकाबले 71 वोटों से मंजूरी दे दी है। इसके पहले इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद सरकार बनाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने व्यवस्था दी है कि नेतन्याहू नई सरकार का गठन कर सकते हैं। सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय बुधवार आधी रात से पहले सुनाया गया, जिसके चलते चल रहे गतिरोध पर विराम लग गया। तो ये इंटरनेशनल पेज की हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 4 न्यूज हैं। पहली न्यूज है, सभी सेक्टरों को पैकेज पर विचार। सरकार ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ एमएसएमई ही नहीं बल्कि सभी सेक्टरों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज पर विचार हो रहा है और इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंस्टीट्यूट के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है। अरमाने ने कहा कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य संबंधित पक्ष पहले से ही काम कर रहे हैं। यह पैकेज सभी सेक्टरों के लिए होगा। पिछले समय के दौरान राहत पैकेज की मांग तेजी से बढ़ रही है।
एमएसएमई समेत उद्योग जगत के लगभग सभी क्षेत्र सरकार से पैकेज की मांग कर चुके हैं। देश की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की 29% हिस्सेदारी है, जबकि निर्यात में यह 48% तक का योगदान देता है। सेक्टर की कंपनियों के सामने अस्तित्व का संकट है। इसी कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द एक पैकेज की घोषणा होने वाली है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर बिखरने के कगार पर है। गडकरी ने सभी कंपनियों से आग्रह किया है कि अगर उनके ऊपर एमएसएमई सेक्टर की किसी भी कंपनी का कुछ भी बकाया है तो वो 1 महीने के भीतर इसका भुगतान कर दें। और इसमें अलग से एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि इकोनॉमी की रिकवरी तय, 5.66 लाख करोड़ के कर्ज आवंटित। ये बोला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। सरकार ने इकोनॉमी में तेज सुधार की पूरी उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इसके पीछे तर्क दिया है कि इस वर्ष मार्च और अप्रैल में सरकारी बैंकों ने 5.66 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आवंटित किए हैं। यह कर्ज लॉकडाउन खत्म होते ही वितरित किए जाने लगेंगे। वित्त मंत्री ने ट्वीट में कहा है कि यह कर्ज 41.81 लाख से अधिक अकाउंट्स को आवंटित किए गए हैं। ये अकाउंट्स एमएसएमई, रिटेल, कृषि और कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित है। इनका बंटवारा लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे इकोनॉमी की तेज रिकवरी तय है। नेक्स्ट न्यूज है, लोन ग्राहकों व एनबीएफसी को एसबीआई की बड़ी राहत। भारतीय स्टेट बैंक ने लोन ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों और एनबीएफसी सेक्टर को बड़ी राहत की घोषणा की है। बैंक ने गुरुवार को ग्राहकों के लिए कर्ज दरों में 15 आधार अंकों की कटौती की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई वेलफेयर डिपॉजिट योजना पेश की है। इसमें बैंक घटती ब्याज दरों वाले मौजूदा समय में राहत देगा। इस बीच एसबीआई के एमडी दिनेश कुमार खारा ने कहा कि बैंक एनबीएफसी सेक्टर के ग्राहकों को भी मोरेटोरियम का फायदा देगा। गुरुवार को एसबीआई ने कहा कि उसने बेंचमार्क MCLR 15 आधार अंक घटाकर 7.25% कर दिया है। इसमें 30 वर्षों की अवधि वाले 25 लाख रुपए होम लोन की ईएमआई करीब 255 रुपए घट जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि की सावधि जमा राशि पर 30 आधार अंकों का प्रीमियम देगा। योजना 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। 5 वर्ष से कम अवधि की सावधि जमा योजनाओं पर बैंक की दर पहले ही 50 आधार अंक ऊंची है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन में स्थित अमेरिकी कंपनियों को लुभाने में जुटा भारत। चीन में काम कर रही जापानी कंपनियों को साधने के साथ साथ वहां काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को भी भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछले महीने चीन में काम करने वाली लगभग 1000 अमेरिकी कंपनियों के साथ संपर्क साधने के प्रयास शुरू हो गए हैं। कोरोना महामारी के मामले में अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए सैकड़ों अमेरिकी कंपनियों के चीन से निकालने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चीन में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों की पेरेंट कंपनी से संपर्क में है। मंत्रालय स्तर पर उनके संपर्क किया जा रहा है। इन कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने पर इंसेंटिव देने की पेशकश की जा रही है। चौथी न्यूज है हमारी, इकोनॉमी में वी टर्न रिकवरी की आस नहीं। लॉकडाउन से उद्योग जगत को धीरे धीरे छूट मिलने लगी है और देश में कुछ औद्योगिक गतिविधियां पटरी पर आने की कोशिश करती दिख रही है। लेकिन कोविड-19 ने जिस तरह का पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया है, उससे यह बात पक्की हो जाती है कि भारतीय इकोनॉमी में कोई वी टर्न रिकवरी नहीं होने वाली है। घरेलू कॉरपोरेट सेक्टर के साथ ही देसी विदेशी आर्थिक शोध एजेंसियों की जो रिपोर्ट आ रही है वह तो स्लो रिकवरी की तरफ इशारा कर ही रही है। सरकार के भीतर जो नए आर्थिक पैकेज को लेकर गुड़ाभाग हो रहा है वह भी इस हरकत के आधार पर ही होगा। सरकार के भीतर उच्च स्तर पर मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक पैकेज देने पर पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार इसे अंतिम रूप नहीं दे पाई है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है
कि जिस तरह से हालात स्थिर है, उसे देखते हुए सरकार तमाम आंकड़ों व विकल्पों को लेकर और ज्यादा पक्षों से विमर्श करना चाहती है। तो ये बिजनेस पेज की 4 न्यूज़ थी हमारे लिए। अब एडिटोरियल पेज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, आगे आए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। ये अलग से मदरसा बोर्ड बनाने से कितना लाभ या हानि हुई है, इस पर मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कारण से मदरसों पर कोई ना कोई आपत्ति आती रही है। उनके जो क्रियाकलाप हैं या फिर उनका जो संलिग्नता है, वो कभी ना कभी आतंकवादी गतिविधियों में या देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है सामाजिक सद्भाव के लिए सक्रिय लेखक जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, बना रहेगा सामूहिकता का भाव। सामूहिकता में जीना हमारे जीवन का कोई एक संरचना मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने आप में हमारा जीवन ही है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी सामूहिकता में ही जीना होगा। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, कमजोर ना होने पाई लड़ाई। जिस तरीके से कोरोना अब पूरे भारत में कहर बरपा रहा है, उसमें जिस तरीके से अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन हो रहा है, उसका और भी कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि ये लड़ाई कमजोर ना हो पाए। इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम सबसे पहले अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है, आगे आए अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के संबंध में एक ऐसा निर्णय दिया है, जिससे यदि छेड़छाड़ न की गई और उसे सम्मानपूर्वक लागू किया जा सके, तो उसका सकारात्मक प्रभाव न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, बल्कि उसका एक बड़ा योगदान भारत में सामाजिक सद्भाव और पथिक सद्भावना को नई ऊंचाई देने में भी संभव होगा। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। इसके तहत वे अपने शैक्षिक संस्थान स्थगित या स्थापित कर उनका प्रबंधन कर सकेंगे। भारत में मेडिकल कॉलेज को लेकर जो अस्वीकार्य स्थितियां, उनमें सुधार लाने, भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इसी के तहत एक नई स्वायत्त संस्था की स्थापना की गई और उसे नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का उत्तरदायी सौंपा गया है। एंट्रेंस होगा। कुछ निजी अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 30 का सहारा लेकर इस प्रवेश परीक्षा से बाहर रहना चाहते थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि निट का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में प्रवेशार्थियों को प्रतिभा के आधार पर ही प्रवेश मिल सके। देखिए, निट जो बहुत दिन से मांग हो रही थी कि सबके लिए एक ही परीक्षा हो, तो ये एक अच्छा रहेगा। और मदरसे जो होते हैं वो ठीक है, देखिए किसी समुदाय के विशेष पर टिप्पणी नहीं है ये। देखिए, मदरसे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें देश विरोधी, कभी कभी देश विरोधी शिक्षा दी जाती है। जैसे कई बार जितने भी जम्मू कश्मीर के मदरसे हैं, या फिर जैसे जो राज्य हैं उनमें भी कई शहर हैं, उनके मदरसे किसी न किसी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। अगर मदरसे इतने ही अच्छे हैं, तो उनका उतना विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ से निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन सभी बातों पर विचार करने का समय है। मदरसों की शिक्षा प्रणाली को बदलने का समय है, उसको और बेहतर बनाने का, उसमें नई तकनीकों को शामिल करने का है। इसमें पूरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके वरिष्ठ लोग जो हैं, जो नेता हैं, जो संसद में हैं, इन सभी को आगे आना चाहिए। आर्थिक पैकेज की घोषणा जरूर होनी चाहिए, ताकि उनकी स्थिति को और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं, उनके समाधान के प्रयास सरकार करती रही है, मगर समाज का आवश्यक सहयोग नहीं मिल पाता है। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर 2002 और 4 में केंद्रीय सरकार ने जो पहल की थी, उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। बाद के प्रयासों का भी यही हाल है
यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेडिकल और डेंटल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के लिए है, पर सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को उसमें निहित मूल भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। मदरसों का माहौल सुधारा जाए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जाए, बच्चों को वह सब शिक्षा दी जाए जो अन्य निजी और सरकारी संस्थान दे रहे हैं। जब 2012 में केंद्र सरकार ने मेडिकल एवं डेंटल शिक्षा के सभी संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की थी, तो उसे अल्पसंख्यक संस्थानों में अपने अधिकारों पर आघात बताया था। अध्यक्षता वाली बेंच ने यह दलील 2-1 के बहुमत से स्वीकार कर ली थी। यह फैसला 2016 में वापस ले लिया गया था और निट को परीक्षा आयोजन की अनुमति मिल गई। अब नियमित आदेश आ गया है। यह सभी शिक्षा संस्थानों के लिए एक अद्भुत अवसर है। वे मुख्य धारा में आकर अपने स्नातकों का आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार का परिवर्तन अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी जरूरी हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बना रहेगा सामूहिकता का भाव। जब चंडीगढ़ शहर बनकर तैयार हुआ था, तो उर्दू के शायर बशीर बद्र ने फरमाया था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तुम मिलोगे तपाक से। यह जरूरी जहीनों बुद्धिमानों का शहर है, जरा फासले से मिला करो। फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग का हल्ला है। हिंदी में इसे सामाजिक दूरी कहा और समझा गया है, लेकिन वास्तव में बात शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग की हो रही थी। यह अच्छा है कि धीरे धीरे लोगों ने यह समझा कि सामाजिक नहीं शारीरिक दूरी की बात हो रही है। बाद में इसे प्रधानमंत्री ने भी 2 गज देह की दूरी के तौर पर व्याख्यात किया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का भी प्रयोग किया है। कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि शारीरिक दूरी का पालन हमेशा के लिए करना होगा। विज्ञान द्वारा बढ़ाई गई जीवन की गति और मध्य वर्ग की तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए अमेरिकी लेखक लेस्ली फिल्डर ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उपन्यास के अंत की घोषणा की थी। जर्मनी के थियोडोर अडोन ने, जो एक सामाजिक विचारक थे, उन्होंने कहा था कि हिटलर के यातना शिविरों के बाद कविता लिखना असंभव है। फ्रांस के रोला बार्थ तो अपने समय की रचनाता से इतने अधिक खिन्न थे कि उन्होंने सीधे सीधे लेखक की मृत्यु की ही घोषणा कर डाली थी। देखिए, आज के समय में जिस तरीके से कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन की खोज नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग से देखिए, एक तो आप अपना तो बचाव करेंगे ही और दूसरे का भी बचाव करेंगे। जैसा कि आज भी न्यूज़पेपर में आया है कि अगर आप सब्जी वगैरह खरीदते हैं, तो सब्जी को आप डायरेक्ट मत छूइए। आप सब्जी वाला ही आपको किसी चीज़ में वो दे दे और घर लाने के बाद आप उसे पानी में आधे घंटे तक नमक डालकर छोड़ दें। और अगर आप सब्जी या फल खरीदते हैं, तो पैसे को भी यानी रुपए का जब आप लेन देन करें तो राउंड फिगर में करें, यानी कि आप पैसे के विनिमय से भी बचें। जैसे अगर मान लीजिए 190 रुपए का आपने कुछ खरीदा, तो आप कोशिश करिए कि उसे 200 का करिए और या सीधे डायरेक्ट उसे 200 रुपए ही दें, या फिर जितने रुपए आपके पास उपलब्ध हैं फुटकर में कम, आप उतने का ही सामान खरीदें। इसी से सोशल डिस्टेंसिंग का सही मायने में पालन हो सकेगा, यानी आप एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे और चीज़ों को छूने से बचेंगे। जहाँ तक भारत का सवाल है, इसके डीएनए में ही सामूहिकता है, जिसे हम सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुदैव कुटुंबकम जैसे महान उदार वाक्यों में अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन की ही शायद कोई प्रथा परंपरा उत्सव विधान एकांकिता में संपन्न होते हैं, सिवाय ध्यान के। हमें इसे जिया है और राजनीतिक एवं धर्म के सैकड़ों झंझावतों के बावजूद एक छोटे से व्यवधान के बाद उसे पुनर्जीवित करके बनाए रखा है। सामूहिकता में जीना हमारे जीवन की कोई एक संरचना मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने आप में हमारा जीवन ही है। जिन्हें लगता है कि अब सामूहिकता खत्म हो जाएगी, उन्हें 1918 के स्पेनिश फ्लू के दौर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। उस समय ना तो चिकित्सा विज्ञान इतना आगे था और ना ही अन्य वैज्ञानिक उपकरण जितने कि आज हमारे पास हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना के टीके की खोज में जुटी हुई है। जिस क्षण यह टीका मिल जाएगा, उसी क्षण डिस्टेंसिंग का अंत हो जाएगा,
क्योंकि यह मनुष्य के मूल स्वभाव के एकदम खिलाफ है। या तो हम इस कोरोना वायरस के असर को खत्म कर देंगे या फिर अपने अंदर इसके साथ जीने की क्षमता पैदा कर लेंगे। हमने पहले भी ऐसा किया है और अभी भी ऐसा कर लेंगे। क्या कोरोना वायरस में इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन की विराट और अदम्य जीविका का दमन कर दे? तो बोलेंगे नहीं। देखिए, कोरोना वायरस से हमें इच्छा शक्ति से लड़ना है। अगर हम में इच्छा शक्ति होगी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, घर में रहेंगे और सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे। निश्चित तौर पर कोरोना एक समय ऐसा आएगा, भारत में कमजोर पड़ेगा और कमजोर पड़ने के साथ ही यह पूरी तरीके से भारत से इसका पलायन हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कमजोर ना होने पाए लड़ाई। एक ऐसा समय जब यह माना जा रहा था कि भारत कोरोना के कहर पर एक बड़ी हद तक लगाम लगाने में सक्षम है, तब बीते 3-4 दिनों में हर दिन 3 से 4 हजार संक्रमितों के नए मामले मिलना चिंताजनक है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। और देखते ही देखते देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है। यह ठीक है कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने की रणनीति नए सिरे से विचार किया जा रहा है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब बदलती हुई रणनीति कारगर भी साबित होगी। बदलती रणनीति में उन कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। निसंदेह केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और हालात पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु और हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के यकायक बढ़े मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा चिंता एक अन्य विषय पर यह है कि पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पा रही है। इसी तरह यह भी शुभ संकेत नहीं है कि कोरोना मरीज की मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कोरोना के कहर का सामना करने के लिए मामले में केंद्र और राज्य सरकारें न केवल मिलकर काम करें बल्कि आपसी तालमेल और बढ़ाएं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए, यहां पर होगा कोरोना संकट के बीच दक्षिण कोरियाई फुटबॉल लीग का सत्र आज से शुरू। दक्षिण कोरियाई फुटबॉल लीग का सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। इस बात का संकेत है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद देश में जीवन एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। कोरिया में 3 दिन पहले बेसबॉल लीग भी शुरू हुई है। इसके साथ ही कई देशों में विभिन्न खेलों को शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं, जो शुभ संकेत हैं। के लीग यानी कोरिया लीग 29 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन इस दिन देश में कोरोना संक्रमण के 909 मामले सामने आए थे, जो देश में किसी भी दिन इस संक्रमण में सर्वाधिक नए मामले थे। अप्रैल के मध्य में नए संक्रमितों की संख्या इकाई अंक में आ गई। फुटबॉल अधिकारी नियमित रूप से मेडिकल विशेषज्ञों से बात कर रहे थे और उन्हें सलाह दी गई थी कि अगर 2 हफ्ते तक नए मामलों की संख्या 30 से कम रहती है तो लीग सत्र को शुरू किया जा सकेगा। शुक्रवार रात जिनजोंग ने मोटर्स और सियोन लुइंगसिंग के बीच मैच के साथ ही लीग की शुरुआत होगी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टिरलिन के प्रभाव में आने से 11 लोगों की मौत हो गई है। ग्रीन जोन के स्कूलों में शुरू हो सकती है गतिविधियां। कोरोना पर काबू पाने को नई आक्रामक रणनीति बनाएगा केंद्र सरकार। ऐतिहासिक मंदी की चपेट में यूरोपीय संघ। पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कादमी बने इराक के नए प्रधानमंत्री। रूस में बिगड़ रहे हालात, पॉजिटिव मिले 11,000। देश में संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार पहुंच गई है। सभी सेक्टरों को पैकेज पर विचार हो रहा है और चीन में स्थित अमेरिकी कंपनियों को लुभाने में जुटा है भारत। तो ये आज का यानी 8 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जवाब भी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर कमेंट्स आ रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखाइए, तो इस पर विचार चल रहा है और हो सकता है आपको अब जो संस्करण मिले
यानी कि जो वीडियो मिले उसको आप उसमें आपको कटिंग दिखाई जाएगी।